हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम सुनते ही आपको कहीं ना कहीं जो आपने मूवी देख रखा होगा, वेब सीरीज देख रखा होगा, या फिर जब हम कभी बात करते हैं कि पेटर्निटी टेस्ट जो किया जाता है उसमें किसी बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कौन होता है, ये देखने के लिए हम लोग डीएनए टेस्ट करते हैं। तो इन सभी जगहों पे आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सुन रखा है। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, इसका इन्वेंशन किसने किया था, इंडिया में किसने डेवलप किया था, डेफिनेशन क्या होता है, साथ में प्रिंसिपल क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, उसके बाद हम लोग उसकी मैकेनिज्म या फिर टेक्निक कैसे परफॉर्म करते हैं वो समझेंगे, और लास्ट में उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टर्म है वो क्या कहता है। तो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर टर्म को देखोगे तो पहला तो आपका वर्ड है डीएनए, जो कि एक न्यूक्लिक एसिड होता है। हमें पता है कि हमारा न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो डीएनए तो आपका न्यूक्लिक एसिड से आ गया। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंटिंग की। तो जो फिंगरप्रिंटिंग है, कहीं ना कहीं एक दिमाग जाता है कि क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक परफॉर्म करते समय हमारे फिंगरप्रिंट का कोई यूज होगा? तो ऐसा नहीं है। फिंगरप्रिंट जो यहाँ पे टर्म है ये एज अ रेफरेंस लिया गया है। कैसे? जैसे कि मेरा फिंगरप्रिंट आपके फिंगरप्रिंट से टोटली डिफरेंट है, और उस वजह से मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए मैं अपने फिंगरप्रिंट का यूज कर सकता हूं। इसीलिए आजकल आधार कार्ड में या फिर बायोमेट्रिक कहीं भी किया जाता है तो वहां पे फिंगरप्रिंट का यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक उसी तरीके से जो हमारा डीएनए होता है उसमें कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। तो वो जो डिफरेंट पोर्शन है, या फिर आप उसे कह सकते हो स्पेसिफिक पोर्शन, उसकी वजह से अगर किसी पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाए तो इस टेक्निक को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं या फिर डीएनए टेस्ट भी कहते हैं। ओके। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये टेक्निक है जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर अमंग द पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। तो इट इज अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिसिटी। कैसी स्पेसिफिसिटी? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा डीएनए होगा उसमें कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो कि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। तो वही स्पेसिफिसिटी जो कि डिफरेंट है पर्सन टू पर्सन। साथ में दिस टेक्निक वॉज इन्वेंटेड बाय सर एलेक जेफरीज। ठीक है। अब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है इसको इन्वेंट किया था सर एलेक जेफरीज ने 1984 में। फिर उसके बाद इन इंडिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर वीके कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह। ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर सर एलेक जेफरीज ने सबसे पहले 1984 में इस टेक्निक को इन्वेंट कर दिया था तो फिर इंडिया में दो साइंटिस्ट का नाम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, वीके कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह? उसके पीछे रीजन ये है कि एक लेबोरेटरी टेक्निक है। तो इंडिया में सबसे पहला सेटअप या फिर जो टेक्निक को मतलब जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको डेवलप किसने किया था? तो उनका नाम था डॉक्टर वीके कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह। अगर बात करें कि मेन सेंटर इंडिया में कौन सा है जहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, तो उसका नाम है सीडीएफडी। सी फॉर सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। तो मेन सेंटर इन इंडिया इज सीडीएफडी, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। इट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। ओके। नाउ अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल का। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या होता है? तो देखिए, जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर, उसमें अगर मेरे और आपके डीएनए की बात की जाए तो 99.9% हमारा डीएनए सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। सिर्फ 0.1% जो डीएनए है उसमें डिफरेंस आता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारा एंसेस्टर जो है वो सेम है तो हमारा तो डीएनए 100% सेम होना चाहिए, फिर ये 0.1% ही डिफरेंस क्यों आया? तो वो रीजन है उसके पीछे कि जो म्यूटेशंस होते रहते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसकी वजह से जो ये डिफरेंस आया है 0.1% का, वो डिफरेंस 0.1% वाला आया है हमारे अंदर या फिर ह्यूमन स्पीसीज के अंदर। तो
about 99.9% of all human DNA is same, only 0.1% DNA is different। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि अगर 0.1% डीएनए ही डिफरेंट है तो हम तो इसको एनालाइज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 99.9% तो सेम ही है। फिर हमें जब भी हम डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे तो हमें सारी चीजें सेम मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करो तो आप देखोगे जो हमारे हैप्लॉइड सेल में डीएनए का बेस पेयर होता है वो होता है 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, और उसका कितना परसेंट हम लोग बोल रहे हैं कि डिफरेंट होता है, 0.1%। ठीक है, तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर को 0.1% से, तो भी हमारे पास आता है 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। इट मींस 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स ऐसे हमारे बॉडी में जो कि डिफरेंट होते हैं। तो ये अच्छा नंबर है जिसमें हम लोग डिफरेंस समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको यही बताया कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ठीक है, या फिर आप बात करो कि मेरी और आपकी, तो हमारे डीएनए में 99.9% सिमिलरिटी है, सिर्फ 0.1% ही डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है ये अराइज हुआ है ड्यू टू म्यूटेशन। लेकिन अगर आपको लगता है कि 0.1% डीएनए जो है हमारा वो इनफ नहीं है स्टडी के लिए, तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी बता दिया है कि एक ह्यूमन सेल में, हैप्लॉइड सेल में 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं, जिसका अगर आप 0.1% देखोगे तो आएगा 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स, जो कि आप डिफरेंस, जिसमें डिफरेंस है, तो यहां से आप डिफरेंस बड़े आराम से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, दीज डिफरेंसेस हैव अराइजन ड्यू टू म्यूटेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 0.1% डिफरेंस भी आया है वो म्यूटेशन की वजह से आया है। अगला पॉइंट, डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ 2 पर्सन नेवर मैच। ठीक है, दो लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंट कभी भी मैच नहीं होगा, तो यही तो हमें चाहिए। अगर दो लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंट मैच हो गया तो फिर हम आइडेंटिफिकेशन तो ढंग से कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मेरा जो डीएनए फिंगरप्रिंट है अगर और किसी का भी होगा तो फिर कैसे कह सकते हो कि ये पर्सन ए का डीएनए फिंगरप्रिंट है। अगर वो कभी नहीं मैच होगा तभी एक ऐसा सोर्स होगा, ऐसा टेक्निक होगा जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब कैसे होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए, मोनोजाइगोटिक ट्विंस नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल केस समझते हैं। जब एक ह्यूमन के केस में जब एक स्पर्म आता है और वो ओवा से फ्यूज होता है थ्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो हमारा बनता है जाइगोट, और ये ए सिंगल सेल स्टेज है। ठीक है, ये जाइगोट जो है जब ये डिवाइड होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से आपका फीटस। ये एक नॉर्मल केस था। अभी क्या हो कि स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं और एक जाइगोट बना, बट किसी भी वजह से ये जो जाइगोट है ये क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो आप ध्यान दो, इस मेल पेरेंट ने एक सेट अपना क्रोमोसोम दिया होगा, फीमेल पेरेंट ने भी एक सेट क्रोमोसोम दिया होगा। जो भी दिया होगा वो इसके अंदर भी होगा और इस जाइगोट के अंदर भी हो जाएगा। अब आप सोचो कि अगर सेम ही क्रोमोसोम मदर और फादर के द्वारा दिए गए 2 बच्चों के अंदर सेम क्रोमोसोम हो तो उनके अंदर डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर जो क्रोमोसोम है एक सेट मेरे फादर से आया है, एक सेट मेरी मदर से। अगर मेरा कोई मोनोजाइगोटिक ट्विन होता तो उस केस में जो मेरे फादर ने क्रोमोसोम का सेट दिया था और मेरी मदर ने सेम वही क्रोमोसोम उसके अंदर भी होता, तो जो डिफरेंसेस थे वो भी सेम होते। तो इस केस में हम लोग उसके अंदर डीएनए फिंगरप्रिंट परफॉर्म नहीं कर सकते थे। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अगर हमें सीक्वेंसिंग आती है तो अगर 2 पर्सन को रिकॉग्नाइज करना हो, आइडेंटिफाई करना हो, तो हम एक काम कर सकते हैं, दोनों पर्सन का, पर्सन ए का पूरा डीएनए हम लोग सीक्वेंस कर लें, पर्सन 2 का भी हम लोग क्या करें, पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस कर ले और उसको आपस में कंपेयर कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बेस पेयर कहां पे डिफरेंट है, और इस तरीके से हम किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो ये जो प्रोसेस है एक तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और साथ में डॉन्टिंग है। डॉन्टिंग मींस
बहुत ही ज्यादा टीडियस या फिर मेहनत का काम है, ठीक है। इस वजह से, और हम इसको बार बार परफॉर्म नहीं कर सकते, इसी वजह से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डीएनए है ह्यूमन के अंदर, मैंने बताया था कि 99.9% डीएनए हमारा सेम होता है, 0.1% डीएनए जो है हमारा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब साथ में एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो हमारा डीएनए है इसमें लेस देन 2% पार्ट ही कोडिंग पार्ट होता है, जो कि क्या करता है, एमआरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा और उसके बाद जीन का एक्सप्रेशन करेगा, ठीक है। मोर देन 98% नॉन कोडिंग पार्ट होता है, यानी नॉन फंक्शनल, इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। और ये रेपिटेटिव सीक्वेंस में होता है, रेपिटेटिव डीएनए होता है। अगर आप ध्यान दो तो देखो ATTC 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 ATTC, इस तरीके से ये जो है कई नंबर में प्रेजेंट है। मतलब यहां पे तो अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 बार प्रेजेंट है। हो सकता है मेरे अंदर ये 7 बार हो और आपके अंदर ये 10 बार हो, किसी और पर्सन सी के पास ये 100 बार हो, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया है वो ये बताया कि जो हमारा डीएनए है उसमें लेस देन 2% पार्ट कोडिंग पार्ट है, यानी फंक्शनल पार्ट, जो कि आगे चल के क्या बनाएगा, एमआरएनए, प्रोटीन, और वही जाके कोई लाइफ के बायो प्रोसेस में हेल्प करेगा, मे बी एज एंजाइम, मे बी एज हार्मोन या फिर कुछ और, ठीक है। बट जो कि नॉन फंक्शनल पार्ट है, जो कि मोर देन 98% है, वो सिर्फ रेपिटेटिव डीएनए है। और वो जो रेपिटेटिव डीएनए है वो मे बी 4 बेस पेयर का, जैसे यहां पे मैंने चार बेस का रेपिटेशन दिखाया, ATTC, हो सकता है ये होता है ATTCCG, ATTCCGG, ऐसे करके 6 बेस पेयर का, हो सकता है 11 बेस पेयर का, हो सकता है 60 बेस पेयर का, हो सकता है 100 बेस पेयर का रेपिटेशन हो। तो ये रेपिटेशन यहां पे मैंने सिर्फ 4 बेस पेयर का दिखाया है। तो मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मोर देन 98% जो पार्ट होता है नॉन फंक्शनल पार्ट, उसमें रेपिटेटिव डीएनए होता है, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, और इन्हीं मोस्टली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस को हम लोग सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। क्यों सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं? क्योंकि ये जब हम लोग डीएनए देखते हैं, ठीक है, तो ये अलग से दिखते हैं। जैसे सैटेलाइट हमारा, अगर आप एटमॉस्फेयर या फिर हमारा जो यूनिवर्स में अगर आप बात करोगे, जब भी कोई सैटेलाइट होता है तो वो अलग से दिखता है। जो हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं वो भी अलग से ही दिखता है, क्योंकि वो एकदम अकेला होता है ना, तो वो अलग से दिखता है। सेम यहाँ पे डीएनए के केस में ये जो रेपिटेटिव डीएनए है, हम लोग बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि जिसमें हम लोग 260 नैनोमीटर का जो है वेवलेंथ पास कराते हैं डीएनए में। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, वहां पे एक मेजर पीक, माइनर पीक आता है। जो माइनर पीक होता है वहां पे आपके ये सैटेलाइट डीएनए होते हैं, तो वो अलग थलग दिखते हैं। एक वजह ये है। अदरवाइज आप ये समझ सकते हो कि सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो अलग तरीके से, मतलब अलग दिखता है, इस वजह से उसे सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। अगर सैटेलाइट डीएनए होता क्या है आज से कोई पूछे, तो वो रेपिटेटिव डीएनए होता है नॉन फंक्शनल पार्ट में, नॉन कोडिंग पार्ट में। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई? तो देखो लिखा है, दीज सीक्वेंसेस शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। मेनी फॉर्म का क्या मतलब कह सकते हो? वेरिएशन। ठीक है, तो दीज सीक्वेंसेस शोज हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन इन देयर नंबर एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरे अंदर में भी 7 है, आपके अंदर 10 है, किसी और के अंदर 100 है, किसी और के अंदर 1000 टाइम्स है, तो किसी भी नंबर में हो सकता है। ये बार बार वेरी करता है इसका नंबर। ठीक है, तो यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस जो है होता है। अब कैसे होता है ये सब चीजें भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। अभी तो आप इतना समझो कि जो सैटेलाइट डीएनए होता है वही जो है आगे चल के बेसिस बनता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए के भी टाइप्स होते हैं, तो वो हम आगे पढ़ने चल रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल लेके, जो कि था ATTC। ये ऐसा रेपिटेशन मैंने आपको लास्ट फिगर में 7 टाइम्स शो किया था, और मैंने बताया था कि ये जो रेपिटेशन है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, और यही बेसिस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, और इसे मैंने सैटेलाइट डीएनए बोला था। लेकिन अगर सैटेलाइट डीएनए में भी और ढंग से हम लोग जाने, तो जो सैटेलाइट डीएनए होता है हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और एक होता है मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट जो होता है वो 2 to 6 बेस पेयर्स लॉन्ग रेपिटेशन को बोलते हैं।
जो कि मैंने एग्जाम्पल लिया था वो था ATTC ATTC, यानी 4 बेस पेयर लॉन्ग बेस जो रेपिटेशन था वो किसका पोर्शन होना चाहिए, किसका पार्ट होना चाहिए, माइक्रो सैटेलाइट का। और इसे क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज SSR, सिंपल सीक्वेंस रिपीट। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस ये जो सिंगल सीक्वेंस रिपीट्स हैं ये नहीं होता है, जबकि मिनी सैटेलाइट होता है। मिनी सैटेलाइट क्या है, 11 to 60 बेस पेयर्स लॉन्ग रिपीटेशन को बोलते हैं, यानी कि मिनिमम रिपीटेशन में, मतलब मिनिमम जो बेस पेयर है वो 11 तो होना ही चाहिए, जैसे कि ATTCC ATTC AT, एटलीस्ट 11 सीक्वेंस तो होना ही चाहिए उस रिपीटेशन में, फिर वो कई बार रिपीट हो तो उसे हम लोग बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। अभी हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। और वो 11 to 60 बेस पेयर्स लॉन्ग रिपीटेशन हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि 2 to 6 बेस पेयर्स वाले को हम लोग SSR या फिर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स बोलते थे, इसको हम लोग बोलते हैं VNTR। VNTR का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, मतलब ये जो रिपीट है ये टैंडम है, टैंडम मींस एडजेसेंट, और इसका नंबर कैसा वेरिएबल है। मतलब ये जो यहां पे मैं आपकी हेल्प के लिए यहां पे लिख दे रहा हूं, एक तो ये रिपीट कैसा है, एडजेसेंट रिपीट। कोई भी रिपीट एडजेसेंट रिपीट होगा तभी हम उसको कंसीडर करेंगे एडजेसेंट रिपीट। और ये कैसा है, वेरिएबल इन नंबर, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, इसलिए इसका नाम वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स हुआ है। मतलब एडजेसेंट रिपीट जो कि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन नंबर में। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं VNTR को, ठीक है। एक छोटा सा रिकैप, तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन के अंदर 99.9% जो डीएनए होता है सेम होता है, 0.1% डीएनए डिफरेंट होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो हमारा जीनोम है या डीएनए है उसमें लेस देन 2% पार्ट कोडिंग पार्ट होता है, जो कि mRNA और प्रोटीन बनाएगा और जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होगा। बाकी मोर देन 98% जो पार्ट होता है डीएनए का वो नॉन फंक्शनल होता है, और वो जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है वो रिपीटेटिव डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब वो जो रिपीटेटिव डीएनए है वो 2 बेस पेयर से लेके, जैसे 80 80 80 80 ATC ATC मतलब 3 बेस पेयर का, ऐसे ही 2 बेस पेयर रेपिटेशन से लेके 100 बेस पेयर रेपिटेशन या उससे ज्यादा भी रेपिटेशन का हो सकता है। तो वो जो रिपीटेटिव डीएनए है उसे हम लोग सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, एक होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो 2 बेस पेयर से 6 बेस पेयर का जो लॉन्ग रिपीटेशन होता है उसको बोलते हैं, और उसको और एक चीज टर्म बोलते हैं सिंपल सीक्वेंस रिपीटेशन, जो कि हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पार्ट नहीं होता, उससे वो होता है हमारे डीएनए में, बट उसको हम लोग बेसिस नहीं बनाते अपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो बेसिस किसे बनाते हैं, जो रिपीटेशन 11 बेस पेयर से लेके 60 बेस पेयर लॉन्ग होता है उस रिपीटेशन को हम लोग VNTR बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, और उसी को बेसिस मानते हैं हम लोग अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब हम लोग VNTR के बारे में बात कर रहे थे तो थोड़ा सा VNTR को और देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम तो आपका 11 बेस पेयर का रिपीटेशन होना ही चाहिए। तो आप यहां पे ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बेस पेयर है ACGTAATACAT, और ये रिपीटेशन अगर आप यहां पे देखो तो 1 2 और 3 बार हुआ है। साथ में अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो एक सीक्वेंस है GGCC, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ये रिपीटेशन किस चीज का है, ठीक। तो ये जो रिपीटेशन है, ये जो सीक्वेंस है, ये बेसिकली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस है एक रेस्ट्रिक्शन साइट का। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम होता है जो डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करता है, साथ में वो रिकॉग्नाइज करता है एक सीक्वेंस को जिसे रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। जैसे कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है HAE3। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये हमेशा GGCC के बीच में कट करता है, GGCC के बीच में कट करता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये कट हम क्यों कर रहे हैं।
अगर हम ये कट करेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो लेंथ है वो डिफर कर रही। देखिए जैसे कि अगर ये रिपीटेशन मेरे अंदर है तो ये देखिए 3 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, मे बी आपके अंदर ये 10 बार रिपीट हुआ होगा। तो जब हम इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे तो मेरे अंदर सिर्फ 3 बार रिपीट हुआ है तो एक लेंथ छोटी सी आएगी, बट आपके अंदर 10 बार रिपीट हुआ है तो ये लेंथ खूब बड़ी आएगी, क्योंकि जीजीसीसी तो एकदम आखिरी में आएगा, तो इसके बीच में ये जो रेपिटेशन ये 10 बार हुआ है तो इसका लेंथ कहीं ना कहीं बड़ा आएगा। इसी से हम लोग डिफरेंस क्रिएट करेंगे, अभी हम और इसको समझेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आती है कि ये जो, अब इसका नाम वीएनटीआर क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए पहली बात हम समझते हैं टैंडेम रिपीट्स। टैंडेम रिपीट्स का मतलब मैंने बताया था एडजेसेंट रिपीट। तो आप देखो रेस्ट्रिक्शन साइट है, उसके बाद ये एडजेसेंटली ही तो एक दूसरे के बाद रिपीट कर रहा है, पहले ये आया जस्ट उसके बाद फिर रिपीट आया, जस्ट उसके बाद फिर रिपीट आया, तो कहीं ना कहीं एडजेसेंट रिपीट है, टैंडेम रिपीट है। और इसका नंबर कैसा होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसीलिए वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स इसे बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। These tandem repeat, tandem means adjacent. These adjacent repeats are highly variable in number, so called as variable number of tandem repeats, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। V and TR are flanked on both sides by restriction site, ठीक है। अब देखिए V and TR जो है दोनों तरफ restriction sites के बीच में लटका हुआ है, ठीक है। तो V and TR are flanked on both sides by restriction sites, ठीक है। Number of VNTR are variable from person to person and chromosome to chromosome or even homologous in homologous chromosome। मतलब देखिए ये VNTR मैंने आपको बताया कि अगर ये रिपीट मेरे अंदर 3 बार है तो आपके अंदर 10 बार है, इट मींस पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है। साथ में ये क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी डिफर करेगा। इसका मतलब मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 में ये रेपिटेशन में भी 3 बार है और मेरे क्रोमोसोम नंबर 2 में ये रेपिटेशन हो सकता है 16 टाइम्स हो, ठीक। तो क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी डिफर करेगा, साथ में ये होमोलॉगस क्रोमोसोम में भी डिफर करेगा। मतलब मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 में जो दो मतलब हमारे सेट में 2 होते हैं ना, मतलब एक सेट हमें फादर से मिलता है, एक मदर से मिलता है, तो हम डिप्लॉइड है क्योंकि। तो अगर आप ध्यान दो तो यहां पे मैं थोड़ा सा यहां पे बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये सेट मुझे मेरे फादर से मिला, ये सेट मुझे मेरी मदर से मिला, तो मैं कह सकता हूं कि ये सेट भी ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। बट क्योंकि ये फादर से मिला है, मदर से मिला, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल से, तो इस वजह से सेम क्रोमोसोम माने होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंदर भी वीएनटीआर जो है डिफर करेगा। तो यही यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ वीएनटीआर आर वेरिएबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, होना ही चाहिए, एंड क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 में भी डिफरेंस होगा, और इवन इन होमोलॉगस क्रोमोसोम, बिकॉज हमें हमारा क्रोमोसोम मदर और फादर दोनों से एक एक मिलता है। सारे क्रोमोसोम जो 23 क्रोमोसोम है हमारे अंदर, सारे के सारे क्रोमोसोम का एक कॉपी हमें मदर से मिलता है, कॉपी फादर से मिलता है, तो दो डिफरेंट इंडिविजुअल से मिलता है, इसलिए वहां पे भी वीएनटीआर हमारे अंदर एक क्रोमोसोम नंबर 1 में भी दोनों जो 2 हैं पेयर में, उनके अंदर भी डिफरेंट होगा, ठीक। अब लेंथ या फिर नंबर ऑफ वीएनटीआर इज स्पेसिफिक फॉर ईच इंडिविजुअल बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब जो मैंने आपको बताया कि अगर मैंने बोला ये नंबर क्या है, डिफरेंट है, मेरे अंदर 3 आपके अंदर 10, अगर 3 वाला तो छोटा होगा, इसीलिए मैंने लेंथ भी लिख रखा है, क्योंकि अगर नंबर कम है तो लेंथ क्या होगा, कम होगा, नंबर ज्यादा है तो लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वही चीज मैंने आपको शुरू में समझाई भी थी कि अगर मेरे अंदर 3 है तो मेरा में भी जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट आएगा, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो सिर्फ इतना लंबा आएगा। लेकिन अगर आपके अंदर 10 रेपिटेशन होगा तो वो जो है रेपिटेशन की वजह से जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट आएगा वो ज्यादा बड़ा आएगा। तो लेंथ या फिर नंबर ऑफ वीएनटीआर इज स्पेसिफिक फॉर ईच इंडिविजुअल, ये स्पेसिफिक है, डिफरेंट है हर इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। इसीलिए बनाता है बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हम आगे समझते हैं कि कैसे जो है 2 पर्सन के अंदर ये जो है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट अलग अलग आता होगा।
चलिए अब शुरू करते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो उससे पहले हम कंसीडर करते हैं कि ये कोई पर्सन ए है जिसका क्रोमोसोम नंबर 10 है, और ये कोई पर्सन बी है जिसका क्रोमोसोम नंबर 10 है, राइट। अब उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो VNTR होता है वो दो रेस्ट्रिक्शन साइट के बीच में पाया जाता है। ये रेस्ट्रिक्शन साइट और ये भी रेस्ट्रिक्शन साइट है। अगर आप यहां पे देखो, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है और ये भी रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक। अब VNTR अगर आप देखो तो इस पर्सन के अंदर VNTR 3 बार है, 1 2 3, 3 रेपिटेशंस। जबकि इस पर्सन के अंदर क्रोमोसोम नंबर 10 पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। अब जब हम इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे तो इसका VNTR का नंबर की वजह से जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट आएगा उसका लेंथ कुछ इस तरीके से होगा। तो क्या हम इसे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने कट किया है। तो ये फ्रेगमेंट किसने दिया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने। इसीलिए इसका नाम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। और इसके बीच में जितना VNTR होगा वो इस तरीके से कुछ आपको लेंथ में दिख जाएगा। अगर सेम इस क्रोमोसोम की, इस पर्सन के क्रोमोसोम नंबर 10 की बात की जाए तो यहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, जैसे यहां से किया होगा और यहां से किया होगा। सेम यहां से और यहां से करेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट। तो जो इसका रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होगा उसका लेंथ कुछ इस तरीके से होगा। ये भी क्या है? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। तो अगर आप देखो दो पर्सन के अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 10 में हम लोगों ने सिर्फ VNTR का रेपिटेशन देखा है, जिसकी वजह से हमें दो डिफरेंट टाइप का, चाहे नंबर में VNTR के देखो चाहे लेंथ में, दो डिफरेंट जो है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट मिले हैं। तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन के फ्रेगमेंट में लेंथ में वेरिएशन शो हो रहा है? ठीक है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के लेंथ में वेरिएशन शो हो रहा है, और वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम क्या इसे कह सकते हैं? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, ये बात आपको समझ में आती है। और यही बेसिस है किसका? DNA फिंगरप्रिंटिंग का, यानी प्रिंसिपल है। कैसे? ये मेरे अंदर अगर इतना बड़ा रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट आया और आपके अंदर इतना, तो कहीं ना कहीं ये हमें डिफरेंशिएट करता है कि आपके अंदर ज्यादा ही रिपीटेशन था और मेरे अंदर ये कम था। अब कैसे प्रोसीजर में इसको करेंगे ये भी हम समझेंगे, बट आई होप कि आपको ये बात समझ में आती होगी कि RFLP ही बेसिस होता है या फिर प्रिंसिपल होता है किसका? DNA फिंगरप्रिंटिंग का। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। When genomes of two individuals are cut by same restriction endonuclease, genome of two individual 1, individual 2, जीनोम कट किया जा रहा है सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ठीक है। मान लिया एग्जांपल इको R1 से हमने कट किया, ठीक, कट किया एंडोन्यूक्लियस। द लेंथ एंड नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ द इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। देखिए अब लेंथ या फिर नंबर में क्या है? डिफरेंट है। इट इज कॉल्ड एज RFLP। इसीलिए इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के लेंथ में वेरिएशन यानी पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर या फिर मैकेनिज्म ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब स्टार्ट करते हैं हमारा मैकेनिज्म ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सैंपल लेंगे। अच्छा, अब एक इमेजिन करते हैं एक केस जहां पे हम एक क्राइम सीन पे हैं और हमारे पास हमें एक सैंपल मिला है, साथ में हमारे पास दो सस्पेक्ट हैं, सस्पेक्ट 1 और सस्पेक्ट 2। तो हम क्या करेंगे? सैंपल का DNA फिंगरप्रिंटिंग कराएंगे और फिर उस सैंपल को रेफरेंस में लेते हुए मैच करेंगे कि सस्पेक्ट 1 का DNA फिंगरप्रिंट या प्रोफाइल जो है मैच कर रहा है सैंपल से या 2 का। अगर दोनों में से जिसका भी मैच करेगा वही जो है हमारा दोषी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सैंपल लिया। सैंपल क्या हो सकता है? ब्लड हो सकता है, सीमेन हो सकता है, हेयर बल्ब हो सकता है, या फिर कोई भी बॉडी का सेल सैंपल की तरह हम लोग ले सकते हैं। और उस सैंपल से हम लोग क्या आइसोलेट करेंगे? सेल आइसोलेट करेंगे। अब एक बार अगर सेल हमारा आइसोलेट हो गया है तो उससे हमें आइसोलेट करना होगा हमारा DNA, और उस DNA को आइसोलेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सेल लाइसिस। किस एंजाइम्स के? देखिए ये एनिमल सेल है तो हम लोग लाइपेज एंड प्रोटीएज यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की होती है। ठीक, और उसके बाद जो हमें DNA आइसोलेट करने के लिए उसको ट्रीटमेंट देंगे विद
चिल्ड इथेनॉल। क्यों? क्योंकि चिल्ड इथेनॉल की प्रेजेंस में जो डीएनए होता है हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और वो प्रेसिपिटेटेड डीएनए हम लोग आइसोलेट कर लेंगे। और अगर उस डीएनए का सैंपल में, जो हमें सैंपल मिला है उसमें हमें डीएनए कम मिलता है, तो आजकल हम लोगों ने पढ़ा भी है, लास्ट लेक्चर में मैंने यही पढ़ाया था कि पीसीआर के बारे में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पीसीआर करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे उस डीएनए का जो क्वांटिटी होगा, अमाउंट होगा, उसे एम्पलीफाई कर लेंगे, जिससे हमें इनफ क्वांटिटी में हमारा डीएनए मिल जाए। और एक बार हमें डीएनए मिल गया तो उसको हम लोग कट कराएंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। क्यों कट कराएंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैसे वीएनटीआर के दोनों साइड में जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता था वो कट करता था, और इसका जो लेंथ होता था वो डिफर करता था, ठीक है। तो इसी वजह से पर्सन एक का भी हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। यही सेम प्रोसेस जो है पर्सन 2 के साथ करेंगे और अपने सैंपल के साथ करेंगे, ठीक। तो कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब कट करने के बाद हमें जो है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट मिला है, ठीक। अब यहां तक का प्रोसेस हम लोग दोबारा करेंगे दूसरे पर्सन के साथ, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होगा वो कुछ अलग होगा अगर पर्सन अलग हुआ तो। और जो पर्सन 3 है हम मानते हैं वही हमारा दोषी भी है, जो सस्पेक्ट 2 है वही दोषी है, तो क्या होगा, उसका जो सैंपल मिला था वो डीएनए उसी का है अल्टीमेटली, राइट। तो चाहे सैंपल का डीएनए हो, चाहे पर्सन हमारा, आप सस्पेक्ट 2 को मान लो, तो सस्पेक्ट 2 का डीएनए और सैंपल का डीएनए सेम होगा। इस वजह से जब हम लोग डीएनए आइसोलेट करेंगे और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे तो उसमें भी जो ये फ्रेगमेंट है वो सेम ही होगा। सस्पेक्ट 1 में सेम नहीं होगा, सस्पेक्ट 2 में सेम होगा सैंपल से। अभी तक मैंने इतनी बात बताई, ठीक है। अब लेकिन ये चीजें हमें अभी दिख नहीं रही है, इसको हमें देखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए होता है उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हम लोग अरेंज कर देते हैं। कैसे होता है, देखिए यहां पे क्या होगा, एनोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड, ठीक है। अब ये वेल हैं जो यहां पे ये मैंने बना रखा है, ये वेल है, यहां पे डीएनए लोड किया जाता है। अब मैं मानता हूं क्राइम सीन पे जो सैंपल मिला था उसको यहां पे लोड करेंगे, सस्पेक्ट 1 का डीएनए यहां पे लोड करेंगे, सस्पेक्ट 2 का डीएनए यहां पे लोड करेंगे, और मैंने बताया है कि जो क्राइम सीन पे डीएनए मिला है और सस्पेक्ट 2 का डीएनए सेम है, ठीक है। तो यहां तक का प्रोसेस तो तीनों लोग के साथ किया गया होगा। अब यहाँ पे तीनों का डीएनए जो है हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में 3 अलग अलग वेल में लोड कर दिया गया है। अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो अगार जेल होता है इसके बीच में बहुत ही माइन्यूट पोर होता है, तो जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट बना होगा डीएनए का वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा। मूव करने की वजह से सबसे दूर यानी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डीएनए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो नेगेटिव चार्ज शॉर्ट वाला जो डीएनए है वो मूव कर जाएगा, क्योंकि वो पोर के थ्रू इजीली मूव कर सकता है। तो ये अपने मॉलिक्यूलर वेट और साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा जिसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पोर को ज्यादा पास नहीं कर पाएगा। जबकि जो सबसे छोटा जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा वो सबसे दूर चला जाएगा। तो इस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपने मॉलिक्यूलर वेट या फिर साइज के हिसाब से डीएनए अरेंज हो जाएगा, तीनों का तीनों, ठीक है। चाहे क्राइम सैंपल वाला, क्राइम सीन सैंपल वाला, सस्पेक्ट 1 का और सस्पेक्ट 2 का। अब हम इसका कराएंगे डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन इसलिए कराते हैं क्योंकि आगे चल के हमें ये चीज दिखनी चाहिए। तो डीनेचुरेशन जब हम कराएंगे उसको सिंगल स्ट्रैंड कराएंगे तो हम कुछ उसके साथ ऐसा पेयर कराएंगे जो हमें दिखे, क्योंकि अगर ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में हमें नहीं दिखेगा। तो हम सबसे पहले, अब हमारा जो डीएनए था चाहे सस्पेक्ट का 1 का हो, सस्पेक्ट 2 का हो या फिर क्राइम सीन सैंपल का हो, ये तीनों का तीनों डीएनए अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया है। अब हम इसे कराएंगे डीनेचर। डीनेचर कराएंगे बाय अल्कलाइन मीडियम ऑफ दिस जेल। इस जेल में अल्कलाइन मीडियम डालेंगे जिससे ये डीएनए क्या कर जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड का हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इस जो भी डीएनए है इसको ट्रांसफर कर देंगे नायलॉन मेम्ब्रेन में या फिर नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल टू नायलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन।
इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग। एक साइंटिस्ट थे, सदर्न नाम था। और ब्लॉटिंग आपने, जब आप इंक वाला पेन अगर बहुत छोटे में आपने यूज किया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा, जब भी इंक हमारा जो है पेज पे कभी गिर जाता था गलती से, तो हम लोग ब्लॉटिंग पेपर यूज करते थे। वो ब्लॉटिंग पेपर अगर हम लोग उस पेज पे डाल देते थे तो वो पूरा का पूरा इंक अपने पास खींच लेता था। इसीलिए इसे ब्लॉटिंग बोलते हैं। क्योंकि क्या होगा, जब हम इस पे नाइलॉन मेम्ब्रेन इस पे ऐसे फिल्टर पेपर की तरह रखेंगे तो जो डीएनए जिस जगह पे है उसी तरीके से इस नाइलॉन मेम्ब्रेन पे भी आ जाएगा। अब हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे हमने नाइलॉन मेम्ब्रेन रखा था, जो डीएनए जिस जगह पे था वैसे का वैसे यहाँ पे आके हो गया है। अब ये आपकी जेल, अब ये आपका जेल नहीं है, नाइलॉन मेम्ब्रेन या फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये अगेन आपका क्राइम सीन सैंपल है, ये आपका सस्पेक्ट 1 है, ये आपका सस्पेक्ट 2 का है। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। कैसे, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग सिंगल स्ट्रैंडेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो हमें दिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव वीएनटीआर का प्रोब बनाएंगे। देखिए हमें पता है कि जब हमने इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया होगा तो जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, सस्पेक्ट 1 सस्पेक्ट 2, उनका जो है हमारा उनका वीएनटीआर अलग अलग रहा होगा। बट वीएनटीआर का जो सीक्वेंस है वो तो हमें पता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हम प्रोब अगर बना दे तो इंडिविजुअल 1 में वीएनटीआर कहां कहां पे है, क्योंकि उससे पेयर कर जाएगा और रेडियो एक्टिव होगा तो हम उसे देख भी सकते हैं। तो इसके साथ अगर ये पेयर कर जाएगा और सस्पेक्ट 2 के साथ उसका वीएनटीआर जहां जहां होगा पेयर कर जाएगा, तो जैसे ही दोनों का वीएनटीआर और इसके साथ भी, इस क्राइम सीन सैंपल वाले के साथ भी वीएनटीआर जो है प्रोब पेयर कर जाएगा, तो तीनों के साथ जब पेयर अप होगा तो हम उसे आगे चल के देख सकते हैं। एक जो है बनेगा बैंड और उस बैंड से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब। ठीक, अब देखिए जहां जहां वीएनटीआर है, देखिए क्राइम सीन में जो क्राइम सीन से सैंपल मिला था वहां पे 3 जगह पे पेयरिंग हुई है वीएनटीआर की। ये पहला वीएनटीआर, दूसरा और तीसरा। दूसरा अगर देखें सस्पेक्ट 1 के केस में तो 2 जगह पेयरिंग हुई है, 1 और 2। और तीसरा जो कि सस्पेक्ट 2 है उसके अंदर देखिए 1 2 3 जगह वीएनटीआर की पेयरिंग हो गई है रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब से, क्योंकि ये वीएनटीआर का जो हम लोगों ने प्रोब तैयार किया है वो कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब बारी आ गई हमें इसे देखने की, तो देखते हम कैसे, ऑटो रेडियोग्राफी से। क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे एक्सरे की फिल्म। एक्सरे की फिल्म डालते ही इसके ऊपर डालेंगे एक्सरे, और जब एक्सरे डालेंगे इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। और अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है बैंड्स बन के आए हैं, जहां जहां पे डबल स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है, जहां जहां पे वीएनटीआर से वीएनटीआर रेडियो एक्टिव प्रोब जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू जो है हाइब्रिडाइजेशन जहां पे किया है, वहां पे हमें जो है बैंड दिखेगा। तो अगर क्राइम सीन पे देखो तो अब 3 बैंड दिखता है, 1 2 3, और सस्पेक्ट 2 के पास भी 3 बैंड सेम पोजीशन पे है, 1 2 3। जबकि सस्पेक्ट 1 जो है उसके पास 2 ही बैंड है, वो अलग पोजीशन पे है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि जो क्राइम सीन पे हमें सैंपल में जो डीएनए मिला था वो सस्पेक्ट 2 का है। इट मींस इसी ने मर्डर किया होगा, राइट। सो आई होप आपको ये चीज जो है मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आई होगी। मैं एक बार जल्दी से आपके लिए एक बार और जल्दी से बताता हूं। देखिए हम लोगों ने क्राइम सीन से लिया सैंपल, ठीक। अब हमें 2 लोगों पे शक है, तो हम लोगों ने जब सैंपल लिया ना, तो सैंपल का सबसे पहले क्या करेंगे, सेल निकाल, जो भी ब्लड सीमेन या फिर हेयर बल्ब या कोई सेल जो हमें मिला उस सेल को आइसोलेट किया, और उसको फिर ब्रेक किया सेल को, वहां से क्या निकाला, डीएनए। कैसे, चिल्ड इथेनॉल का यूज करके, जिससे प्रेसिपिटेट हो गया डीएनए और हमने आइसोलेट कर लिया। अगर अमाउंट कम है तो हमने पीसीआर करा लिया, अमाउंट सही है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोगों ने इसको कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो मैंने आपको बताया था कि जब वीएनटीआर होता है, ठीक है, वीएनटीआर होता है, उसके किनारे किनारे क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट। तो यहां से कट हुआ होगा, यहां से कट हुआ होगा, ठीक है। ये मान लिया सैंपल था, सैंपल का लेंथ इतना था। अब जो सस्पेक्ट 1 है उसके अंदर हो सकता है वीएनटीआर इतना बड़ा रहा हो, वीएनटीआर का रेपिटेशन ज्यादा रहा हो, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किया होगा और इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट बना होगा, ठीक है। जबकि सस्पेक्ट 2 तो हमारा जो क्रिमिनल है वही है, तो उस केस में क्या होगा, सेम नंबर का, क्योंकि सेम ही पर्सन का डीएनए था तो वीएनटीआर यहीं पे होगा। तो इस तरीके से कुछ
जो है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन का फ्रेगमेंट बना होगा, कट द डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से ये रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट बना। अब इसको हमें सेपरेट करना है इस डीएनए को, क्यों, कहां पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने 3 बेल बनाया, एक क्राइम सीन वाला सैंपल, एक सस्पेक्ट 1 का, एक सस्पेक्ट 2 का। यहाँ पे हमने अरेंज किया क्योंकि यहाँ पे है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ पे है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो जो छोटा होगा वो अगार जेल के पोर से ट्रांसफर होता हुआ सबसे दूर आ जाएगा, जो बड़ा है वो ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा, तो वो अपने साइज या मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। फिर हम क्या कराएंगे, डीनेचुरेशन कराएंगे इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एल्कालाइन मीडियम में, जल के अंदर ही। जहां पे एक बार ये डीनेचर हो गया, उसके बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे नायलॉन मेम्ब्रेन में या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। और जब एक बार ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आ गया तो हमने जो वीएनटीआर प्रोब बना रखा है उससे क्या करा देंगे, हाइब्रिडाइजेशन। जहां जहां पे वीएनटीआर है तीनों पर्सन के अंदर, तीनों पर्सन नहीं, तीनों सैंपल के अंदर, वहां वहां पे वो पेयरिंग हो जाएगी। उसके बाद हम करा देंगे ऑटो रेडियोग्राफी, यहाँ पे डालेंगे एक्सरे की फिल्म, उस पे डालेंगे एक्सरेज, जो भी डीएनए डबल स्ट्रैंड फॉर्म कर लिया होगा और रेडियो एक्टिव होगा वो शो होने लगेगा, तो हमें एक बैंड ऐसे ऐसे दिखेगा। अब आप देखो क्राइम सीन का और सस्पेक्ट 2 का जो है बैंड मैच कर रहा है, जबकि सस्पेक्ट 1 का बैंड नहीं मैच कर रहा है। तो इट मींस जो क्रिमिनल था वो हमारा सस्पेक्ट 2 था, ना कि सस्पेक्ट 1। इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है परफॉर्म किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, जिस तरीके से अभी हमने एग्जांपल पूरा मैकेनिज्म पढ़ा, उसका एग्जांपल यही था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो किस तरीके से हम लोगों ने जो सैंपल हमें मिला उसका हम लोगों ने पूरा का पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया, साथ में सस्पेक्ट 1 सस्पेक्ट 2 का किया था, और उसके बाद कैसे हमें पता चला था कि जो क्राइम सीन पे हमें सैंपल मिला उसका जो बैंड था वो सस्पेक्ट 2 के साथ मैच हुआ और हमने उसे ही क्रिमिनल पाया, वहां पे मिला। साथ में पेटर्निटी टेस्ट में आपको पता है, पेटर्निटी टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि जो फादर होगा उससे बच्चे का, चाइल्ड का 50% जो है बैंड मैच होना चाहिए। या क्यों, क्योंकि हमें पता है कि फादर से या फिर मदर से, दोनों से 50-50% बच्चे को कंट्रीब्यूशन मिलता है क्रोमोसोम या फिर डीएनए का। तो इस वजह से जो है पैटर्निटी टेस्ट में भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। तीसरा, इन डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज, जेनेटिक या डाइवर्सिटी या पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, आखिर में यही तो है पॉपुलेशन या जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि कितनी बार किस इंडिविजुअल में रिपीटेशन हो रहा है, कितना एसएनपी है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए में कितना वेरिएशन है। तो ये सारी चीजें हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कर सकते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।